देखिए आज से आपका स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स नॉन फिनाइट वर्ब। अब सबसे पहला तो सवाल ये उठता है, सर ये नॉन फिनाइट वर्ब्स है क्या? एवरीवन, टुडे वी आर लर्निंग नॉन फिनाइट वर्ब्स। लेट मी टेल यू वंस अगेन, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है उससे पहले आपको पता होना चाहिए फिनाइट वर्ब, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक नॉन फिनाइट नहीं आएगी। फिनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे आपने कहा आई गो, मैंने कहा इसका पास्ट बनाओ तो इसका पास्ट बनेगा आई वेंट। अब आप देख सकते हैं जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है वो फिनाइट वर्ब। लेकिन जब आप कहोगे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, अब मैंने कहा इसका पास्ट बनाओ तो बनेगा आई वांटेड टू गो। अब यहां भी गो, यहां भी गो, यहां चेंजेस नहीं हुआ तो यहां गो किसके रूप में काम कर रहा है? नॉन फिनाइट वर्ब के रूप में। तो जो वर्ब टेंस के साथ चेंज ना हो दैट्स कॉल्ड द नॉन फिनाइट वर्ब, और इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होता कहलाता है दैट इज द जीरंड। नॉन फिनाइट वर्ब की एक कैटेगरी कहलाती है जीरंड, दूसरा कहलाती है पार्टिसिपल। दूसरी जो कैटेगरी कहलाती है दैट इज द पार्टिसिपल, और तीसरी कहलाती है आपकी टू इन्फिनेटिव। ठीक है, दैट इज। तो तीन अलग अलग चीजें हैं आपकी, और इन तीनों चीजों के अपने अलग अलग मायने हैं, तीनों चीजों के अपने अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले जीरंड की हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द जीरंड। जीरंड कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। जीरंड जब आपकी वर्ब जो है, जब आपकी वर्ब एज ए नाउन काम करे। अब देखो एज ए नाउन आप कहोगे सर नाउन का मतलब तो संज्ञा होता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस आर थिंग। ये जीरंड क्या है सर? देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप किसी से कहते हो मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे तैरना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है, तो यहां आप ध्यान से देखना, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक स्विमिंग, फिर आपने कहा आई लाइक रनिंग। ठीक है, ये सब एक्शंस आपको पसंद है। अब ऐसे ही आपने कहा आई लाइक मूवीज। बताइए यहां पर लाइक के बाद में जो आपको पसंद है, एक आपको क्या पसंद है? सिंगिंग, एक स्विमिंग, एक रनिंग, और एक आपको मूवीज भी पसंद है। अच्छा मूवीज बताइए क्या है? मूवीज आपकी नाउन है, तो आपको बताना चाहूंगा ये जिसमें आईएनजी लगा है तीनों में, ये तीनों भी आपकी क्या है? जीरंड है। ये तीनों भी आपकी नाउन ही है। आप कहोगे सर तो वर्ब है, ये नाउन थोड़ी ना। नहीं भैया, ये वर्ब्स जो है एज ए नाउन काम कर रही है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीरंड का मतलब ही होता है, उन वर्ब्स को हम जीरंड वर्ब्स कहते हैं जो कि एज ए नाउन काम करती है, जो कि एक नाउन के तौर पर काम करती है। जैसे मैंने कहा सुनना और बोलना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या बोला मैंने? सुनना और बोलना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहां पर ये दोनों जो है वर्ब नहीं है, ये दोनों एज अ सब्जेक्ट काम कर रही हैं, ये दोनों आपके नाउन हैं। और जब भी कोई वर्ब एज अ नाउन काम करती है तो वो जीरंड वर्ब कहलाती है। तो सिंगिंग और लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर two different activities. Listening and speaking are two different activities. तो listening और speaking जो है, listening मतलब सुनना, speaking मतलब बोलना, are two different activities. वो दो अलग अलग क्या हैं? activities हैं। मतलब सुनना एक अलग प्रोसेस है, बोलना एक अलग प्रोसेस है। Getting my points everyone? Listening and speaking are two different activities. Listening और speaking, सुनना और बोलना दो अलग अलग एक्टिविटीज है, दो अलग अलग क्रियाएं हैं। तो हमने जीरंड में क्या सीखा? What we have learned in जीरंड, the verb works as a noun. वर्ब किसके रूप में काम करती है? एज ए नाउन काम करती है। अब ऐसे ही ध्यान देना, ये तो जीरंड हो गया। अब आप आसानी से पहचान लोगे
लेकिन पार्टिसिपल जो है ये 3 होते हैं भैया। इसमें एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल कितने हो गए? 3। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें भी आईएनजी लगता है, मतलब सिंगिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये तीनों वर्ड देखना है यहां पर, ये तीनों को ले रहा हूं मैं। लेकिन पार्टिसिपल अलग है। पार्टिसिपल का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपल? जब आपकी वर्ब जो है किसके रूप में काम करेगी? देखो इधर, देखिए पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल्स की बात करें तो पार्टिसिपल में भी कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट रख लो, दैट वुड बी बेटर। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे काम करते हैं? मैं वही वर्ब्स ले रहा हूं जो मैंने वहां पर आपको बताई थी। एक है आपका रनिंग, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स। रनिंग के अलावा एक क्या था आपका? सिंगिंग, और एक आपका क्या था? स्विमिंग। गेटिंग? अब आप देखना रनिंग, दोनों रनिंग में डिफरेंस मैंने कहा। पहले मैं यहां लिख रहा हूं, मैं एक एग्जांपल, ध्यान देना। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसी रनिंग को देखना, अ रनिंग बॉय came to me and asked if I could help him. एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। यहां पर ये जो रनिंग आ रहा है, ये रनिंग नाउन के जैसे काम नहीं कर रहा है। दिस रनिंग इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव स्टूडेंट्स। तो जिरंड द वर्ब वर्क्स एज ए नाउन, बट पार्टिसिपल, क्या पार्टिसिपल में याद रखना है? द वर्ब वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। ये डिफरेंस है ये रनिंग और ये रनिंग में। तो ये जो रनिंग आ रहा है, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें रनिंग जिरंड की तरह काम कर रहा है। बट अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का। अब देखो मैं आपको बहुत सारे फ्रेजेस बना के बताता हूं। फ्रेजेस मतलब होता है वाक्यांश। इन वाक्यांश के अंदर आपको पूरे के पूरे पार्टिसिपल मिलेंगे। देखो, अ लाफिंग फेस, एक हंसता हुआ चेहरा। अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। अ क्राइंग फेस, एक रोता हुआ चेहरा। अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का। अ लाफिंग गर्ल, एक हंसती हुई लड़की। ये सब आपके क्या है? देखो ना, ये सब आपके जो है, जिसमें ये जितने भी आईएनजी आ रही है और उनके बाद में ये सब फेस फेस फेस, बॉय, गर्ल, ये सब नाउन है। नाउन के आगे क्या लगता है? एडजेक्टिव। तो जितने भी फ्रेजेस आपके बन रहे हैं, जितने भी वाक्यांश आपके बन रहे हैं, सब में ये आपका जो है एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो जब एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे देखो, अ फ्लाइंग काइट, एक उड़ती हुई पतंग। अ फ्लाइंग बर्ड्स, एक उड़ता हुआ पक्षी। और अगर मैं कहूंगा कुछ फ्लाइंग वर्ड्स, फ्यू फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है? ये सब में देखो ना आईएनजी लगा है। ओके, अ स्विमिंग बॉय, एक तैरता हुआ लड़का। और क्या लिख सकते हो आप? अ रीडिंग गर्ल, एक पढ़ती हुई लड़की। ये सब फ्रेजेस बना दिए मैंने आपके। अब इन फ्रेजेस को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने कहा मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी,
तो आई सॉ अ फ्लाइंग काइट। ठीक है, आई सॉ अ फ्लाइंग काइट, मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी, मैंने आसमान में कुछ उड़ते हुए पक्षी देखे। आई सॉ सम फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई। ये सारे के सारे जितने भी यहां पर है, हाँ बिल्कुल, अ वॉकिंग मैन एक चलता हुआ आदमी, वंडरिंग मैन एक टहलता हुआ आदमी, है ना। इस तरीके से जो भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो सब बन जाए। अब इनको जहां आपको लगाना लगा दो, एज ए सब्जेक्ट लगाना है एज ए सब्जेक्ट लगा दो, एज ए ऑब्जेक्ट लगाना है एज ए ऑब्जेक्ट लगा दो। मतलब ये फ्रेज मैंने आपको बना दिया। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। ये वाक्य का अंश है। अब इसको जहां आपको लगाना आप लगा दो। ठीक है, मैंने कहा कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है, तो सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरीवन। Everyone likes a smiling face। ठीक है, Everyone likes a smiling face। ठीक है, Everyone likes सभी को पसंद आता है, a smiling face एक हंसता हुआ चेहरा। Everyone likes a smiling face। Getting? Everyone likes a smiling face मतलब सभी को अच्छा लगता है, पसंद आता है, a smiling face एक हंसता हुआ चेहरा। एक दो बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा। क्या है, आप सबसे पहले तो ना प्रैक्टिकली भाषा को यूज करो। यूज द लैंग्वेज प्रैक्टिकली। वो दौड़ते हुए मेरे पास आया, ही केम टू मी रनिंग, और मुझसे पूछा एंड आस्क्ड मी। मैं वहां दौड़ते हुए गया, आई वेंट देयर रनिंग। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, अ स्माइलिंग फेस, एक हंसती हुई लड़की, अ लाफिंग गर्ल। एक हंसती हुई लड़की मेरे पास आई और मुझसे पूछा उसने कि क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा दोगे? अ लाफिंग गर्ल केम टू मी एंड आस्क्ड इफ आई कुड टीच हर इंग्लिश एंड आई सेड नो। देन शी आस्क्ड मी व्हाई। Then I told her one thing, that if you keep laughing always, then how will you learn English? You will not. Then she said, sir, if you teach me English, I will stop laughing. You know. So a laughing girl एक हंसती हुई लड़की, a flying kite एक उड़ती हुई पतंग, a flying bird एक उड़ता हुआ पक्षी, few flying birds कुछ उड़ते हुए पक्षी, a swimming boy एक तैरता हुआ लड़का, reading girl एक पढ़ती हुई लड़की, a walking man एक टहलता हुआ चलता हुआ आदमी, a running boy एक दौड़ता हुआ लड़का, crying face एक रोता हुआ फेस। सो ऑल दिस जिनमें हमने आईएनजी लगाए हैं, ये सब के सब आपके क्या है? आपके पार्टिसिपल है, और वो भी कौन से पार्टिसिपल? प्रेजेंट। अब आप पार्टिसिपल को थोड़ा सा डिटेल में देखो, क्योंकि जीरण तो आपको आ गया समझ में, लेकिन पार्टिसिपल के अंदर बहुत सारे शब्द हैं। अब पार्टिसिपल में तीन अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। एक मिलेगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक मिलेगा आपको पास्ट पार्टिसिपल, और एक ऑफ कोर्स आपको मिलेगा फ्यूचर नहीं, जो आप समझ रहे हो, इट्स अ परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज है भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगा है, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें V3 आया है। अब इधर ध्यान देना, मैंने कहा अ फ्लाइंग बर्ड एक उड़ता हुआ पक्षी, अ डाइंग मैन एक मरता हुआ आदमी। मैंने कहा एक मरता हुआ आदमी कभी नहीं झूठ बोलता। अ डाइंग मैन नेवर स्पीक्स अ लाई। अ डाइंग मैन नेवर स्पीक्स अ लाई। एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अ डाइंग मैन नेवर स्पीक्स अ लाई। तो अ डाइंग मैन एक मरता हुआ आदमी, आईएनजी लगाया आपने। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या बोलोगे आप? पास्ट पार्टिसिपल में V3 आएगा, एक मरा हुआ आदमी, अ डाइड मैन। डाइड मैन या डेड मैन दोनों कह सकते हो। अ रिटन लेटर एक लिखा हुआ पत्र। अ ब्रोकन विंडो एक टूटी हुई खिड़की। मतलब इसमें क्या होगा, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि V3 आएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। अ ब्रोकन विंडो मतलब एक टूटी हुई खिड़की। अ रिटन लेटर एक लिखा हुआ पत्र। अ डाइड मैन एक मरा हुआ आदमी। ठीक है, ऐसे ही अ सोल्ड बुक बेची हुई किताब, बेचे हुए सामान, सोल्ड आइटम्स।
ठीक है, बेचा हुआ सामान, सोल्ड आइटम्स, एक बेची हुई किताब, सोल्ड बुक, टूटी हुई खिड़की, अ ब्रोकन विंडो, एक राइटिंग लिख दिया मैंने यहाँ पर, रिटर्न आएगा, सॉरी माय बैड, एक लिखा हुआ रिटर्न लेटर, रिटर्न लेटर, एक मरा हुआ आदमी, डाइड मैन, है ना। सोल्ड आइटम्स, और भी आप V3 के तौर पर आपके दिमाग में अगर कुछ हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे हुए पेपर, डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर या डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर्स, बांटे हुए लेटर्स, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर्स, डाइड मैन, अ रिटर्न लेटर, अ ब्रोकन विंडो, अ सोल्ड बुक, सोल्ड आइटम्स, जैसे आपने कहा बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, सोल्ड आइटम्स या सोल्ड मटेरियल विल नॉट बी टेकन बैक। तो यहाँ पर ये सब V3 है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है। तो पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो वो आपकी क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे उसने मुझे एक फटी हुई किताब दी, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। उसने मुझे एक फटी हुई किताब दी, ही गिव मी अ टोन बुक। अब टीयर, टॉर, टॉन, टीयर मतलब फाड़ना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोन। ही गिव मी अ टोन बुक, यह डैमेज्ड भी कह सकते हो। ठीक है, जनरली डैमेज्ड कोई आइटम होता है उसके लिए यूज करते हैं हम, जैसे डैमेज्ड पीस। ठीक है, मैंने कहा डैमेज्ड पीस को हम वापस नहीं लेंगे। अ डैमेज्ड पीस विल नॉट बी टेकन बैक, रिटर्न। अ डैमेज्ड पीस विल नॉट बी रिटर्न, डैमेज्ड पीस को रिटर्न नहीं किया जाएगा। मैंने कहा सारा बेचा हुआ माल भिजवाया जा चुका है या भेजा जा चुका है। ऑल दी सोल्ड मटेरियल्स हैव बीन सेंट। ये देखो ऑल दी सोल्ड मटेरियल्स, ये जो आया है यहां पर ऑल दी सोल्ड मटेरियल्स। ठीक है, ये क्या है आपका, ये सोल्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है यहां पर। कुल मिला के आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी 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 क्रूशियल कि पार्टिसिपल आपका कैसे काम कर रहा है। तो जिसमें आईएनजी लगा हो, ठीक है, जिसमें आईएनजी लगा हो, जैसे देखो मैंने कहा टूटता हुआ तारा, तो टूटते हुए तारे क्या कहेंगे, अ शूटिंग स्टार। अ शूटिंग स्टार, ब्रेकिंग स्टार नहीं, एक्चुअल में ब्रेकिंग क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि तारा टूटने के लिए शूट वर्ब यूज होती है ना। तो अ शूटिंग स्टार, एक टूटता हुआ तारा। कल रात मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा, लास्ट नाइट आई सा अ शूटिंग स्टार एंड आई मेड अ विश, और मैंने एक विश मांगी, आई मेड अ विश। यस, पका हुआ खाना, कुक्ड फूड, और पकता हुआ खाना, कुकिंग फूड। मरा हुआ शेर, डाइड लॉयन, और मरता हुआ शेर, डाइंग लॉयन। जैसे आपने कहा मैंने एक मरता हुआ शेर देखा, आई सा डाइंग लॉयन, मतलब वो शेर मरा नहीं था, जिंदा था, मरने की पोजीशन में था, डाइंग लॉयन मरता हुआ। और मैंने एक मरा हुआ शेर देखा, आई सा डाइड लॉयन या डेड लॉयन, डाइड या डेड दोनों बोल सकते हो। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये नई चीज क्या है, ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहेंगे हम, अभी हम सब ये सारी चीजें पार्टिसिपल, जीरंड, नॉन फिनाइट, ये सब आपके किस में आते हैं, टू इन्फिनिटिव, ये सब आपके नॉन फिनाइट वर्ब में आता है। आपका जीरंड भी उसी में आता है, आपका पार्टिसिपल भी उसी में आता है, और आपका टू इन्फिनिटिव भी। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्टिसिपल को अभी नॉन फिनाइट वर्ब में। आपका पार्टिसिपल जो ये भी नॉन फिनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है। तो पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगे और वर्ब एडजेक्टिव के रूप में काम करें, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव के रूप में काम करें,
और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब कि जो कर या करके का मतलब दे। कैसे? जैसे मैंने कहा हैविंग इटन फूड, खाना खाकर या खाना खाने के बाद। हैविंग इटन फूड आई वेंट देयर, मैं वहां गया। हैविंग इटन फूड, हैविंग डन माई वर्क, हैविंग मेड sentences, having made sentences मतलब sentences बनाकर, having completed the work, काम को पूरा करके, हैविंग रिटन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को लिखकर या सेंटेंसेस को लिखने के बाद, हैविंग जो भी आप अपने हैंड से बनाना चाहें सारा का सारा जो है बन जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है, नॉट अ बिग डील, है ना। तो हैविंग आएगा, हैविंग के बाद V3 आएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है भैया। हैविंग के बाद आपको V3 लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऐसे काम करेगा। चलिए, तो पहला है आपका प्रेजेंट, दूसरा है आपका पास्ट और तीसरा है आपका परफेक्ट। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हो गए आपके पार्टिसिपल्स, ठीक है। सो एवरीवन, इट्स नॉट अ बिग डील, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज आर एक्चुअली वर्किंग। तो पहला हो गया आपका जीरण, दूसरा हो गया आपका पार्टिसिपल, और तीसरा जो लास्ट में आपका बचा है दैट इज द टू इन्फिनेटिव। अब ये टू इन्फिनेटिव क्या है भाई? तो नाम में ही छुपा है टू। ये कैसे यूज होता है? मैं यहां हूं, आई एम हियर। जब भी आपको कहीं पर कोई वर्ब लगानी है, ठीक है, तो याद रखना सबसे बढ़िया सोर्स होता है टू इन्फिनेटिव। मैं यहां हूं आपको पढ़ाने के लिए, आई एम हियर टू टीच यू, दैट इज द टू इन्फिनेटिव। मैं यहां हूं आपकी मदद करने के लिए, आप टेंशन ना लो, यू डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। व्हाई आर यू वरिंग? आई एम हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी। सो मैं यहां हूं आपकी मदद करने के लिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं यहां हूं अपना काम पूरा करने के लिए, आई एम हियर टू कंप्लीट माई वर्क, आई एम हियर टू कंप्लीट माई वर्क, ओके। मैं अपने परिवार के साथ हूं, आई एम विथ माई फैमिली टू कंप्लीट माई वर्क। मैं अपने परिवार के साथ हूँ अपना काम पूरा करने के लिए, आई एम हियर टू कंप्लीट माई वर्क, आई एम हियर, आई एम विथ माई फैमिली टू कंप्लीट माई वर्क, यू नो। तो एक दो बार जब आप इसे पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, रूटीन में लाओगे, देन इट वुड बी बेटर, इट वुड बी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। रोहन वॉज with his friends, रोहन अपने दोस्तों के साथ था, to complete their work, रोहन अपने दोस्तों के साथ था उनकी मदद करने, उनका काम पूरा करने के लिए। तो टू इन्फिनेटिव इज नॉट अ बिग डील, है ना, और इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू गाइस कैन इजीली डू इट, यू नो। सो टेक्निकली आप देखो तो नॉन फिनाइट वर्ब्स, यू नो, जिसमें आप टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं करते, इसकी तीन अलग अलग कैटेगरी हमने देखी। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट जीरण। जीरण क्या होता है? जब आपकी वर्ब एज ए नाउन काम कर रही हो, जैसे मैंने कहा दौड़ना, रनिंग, बोलना, स्पीकिंग, खाना, ईटिंग, जिस भी वर्ब में आईएनजी लग गया और वो ना का मीनिंग दे रहा है तो वो आपका जीरण है। जैसे मैंने कहा बोलना आसान है, स्पीकिंग इज़ ईजी, लिखना आसान है, राइटिंग इज़ ईजी, बट स्पीकिंग इज़ डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर स्पीकिंग, राइटिंग आपका क्या है? मैंने कहा कि लिखना आसान है लेकिन बोलना कठिन है। राइटिंग इज, ठीक है, लिखना, राइटिंग इज इजी बट स्पीकिंग इज डिफिकल्ट, यू नो। राइटिंग इज इजी बट स्पीकिंग इज डिफिकल्ट। राइटिंग इज ईजी मतलब लिखना आसान है, बट स्पीकिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन बोलना कठिन है।
बोलना उतना कठिन नहीं जितना आप समझते हो. स्पीकिंग इज नॉट सो डिफिकल्ट as you understand, yeah, as much you understand. ठीक है. So this is the gerund. Participle की बात करें, मैंने एक बोलता हुआ रोबोट देखा. I saw a speaking robot. I saw a speaking robot and I went to the robot and asked him some questions, and you won't believe, he replied all the questions correctly. You know? So I met with a speaking robot. तो a speaking robot एक बोलने वाला robot, a speaking doll बोलने वाली गुड़िया. Yesterday I bought a speaking doll for my daughter. Yesterday I bought a speaking doll for my daughter. मैंने कल अपनी डॉटर के लिए क्या खरीदा? एक स्पीकिंग डॉल खरीदा. स्पीकिंग डॉल मतलब एक बोलने वाली डॉल, एक बोलने वाली गुड़िया. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली. तो कुल मिला के बस प्रैक्टिस करना है. वी हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, एंड द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी लर्न. सो दैट्स द फंडा.